हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस की तरफ से जो 90 डेज प्लानर चलाए जा रहे हैं उसके डे 1 के डेटा को कवर करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें बिना ना चाहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट। तो ये रहा हमारा 90 डेज प्लानर। पहला जो है वो हिस्ट्री से है। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, इनका डे बाय डे जो है बटा हुआ है। डे 1 to डे 19 तक जो है हमारे हिस्ट्री के टॉपिक्स कवर होंगे। ये जो है ये सिलेबस है हिस्ट्री का, आप लोग देख लें और आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो है भारत में यूरोपियन आगमन एवं विस्तार, भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय, भारत में 1757 से 1856 के बीच हुए प्रमुख विद्रोह। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू अंग्रेजों द्वारा पराजित किया गया और युद्ध के दौरान मारा गया। इसके डिटेल को पढ़ लेते हैं हम लोग। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई। इसी दौरान टीपू युद्ध में मारा गया। इस समय कंपनी के गवर्नर जनरल वेलेस्ली थे। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में सिपाहियों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इन्हें जो है बंगाल का शेर कहा जाता था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया और अंग्रेजों ने व्यवस्था में 4 अप्रैल 1769 में हैदर अली के साथ मद्रास की संधि की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को अंग्रेजों ने पोर्टो नोवा में पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू को पराजित किया एवं 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ जो है सारे कारण उन्हें हम देख लेते हैं। पहला है पुनर्जागरण का अभ्युदय, दूसरा कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, तीसरा कच्चे माल की आवश्यकता, चौथा नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पांचवा पूर्व की धन संपदा का आकर्षण, छठा ईसाई मत के प्रसार की उत्कृष्ट इच्छा, सातवां यूरोप में पुरातन व्यवस्था सामंतवाद के स्थान पर नवीन व्यवस्था पूंजीवाद का आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पुर्तगालियों के कालीकट पहुंचने के समय वहां का शासक जमोरिन था। ये कथन सत्य है। इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेरों को पराजित कर द्वीप पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार किया और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्वेडा का स्थान लिया, के पास अधिक बड़ी एवं व्यापक नीति थी। प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा ने 90 दिन की समुद्री यात्रा कर 1498 ईस्वी में कालीकट के समुद्री तट पर पहुंचा। कालीकट का तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों के पतन के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी 1, 2, 3, यानी निजी व्यापार में अधिक सक्रियता, संसाधनों का अभाव था, अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति। डचों के पतन के और भी जो कारण हैं वो इस प्रकार हैं। डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन बहुत कम था, इसलिए वे अपनी निजी व्यापार में ज़्यादा सक्रियता दिखाते थे। अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती गई।
अंग्रेजों की तुलना में नौशक्ति का कमज़ोर होना और मसालों के द्वीपों पर अधिक ध्यान देना, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति एवं अत्यधिक केंद्रीयकरण आदि ये सभी डचों के पतन के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों के भारत आगमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 1767 ईस्वी में फ्रांसिस कलवर्ट की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत आया। ये कथन गलत है, बाकी सारे सही हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतकारी घटनाओं के क्रम में उसके एक मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरोन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। 1668 ईस्वी में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन्स, फ्रांसीसी। पुर्तगाली जो है सबसे पहले आए भारत में 1498 ईस्वी, वास्को डी गामा। उसके बाद डच 1596 ईस्वी, कार्नेलिस डहस्तमान। उसके बाद अंग्रेज 1600 ईस्वी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट डेन्स 1616 ईस्वी, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद फ्रेंच 1664 ईस्वी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके अनुसार पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन्स और फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं हम लोग। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बीच हुई। नवाब के बड़े बड़े सेनानायक मीर जाफर दुर्लभ राय के विश्वासघात के कारण वह युद्ध क्षेत्र से अपनी जान बचाकर भाग गए। क्लाइव ने मीर जाफर को नया नवाब बनाया। यह सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता का उपहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर जाफर के नवाब बनते ही अंग्रेजों को निम्नलिखित में से क्या लाभ प्राप्त हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। बंगाल एवं बिहार एवं उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति मिली। कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी मिली। निजी व्यापार में कर से छूट प्राप्त हुआ। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। मीर जाफर के नवाब बनने से कंपनी को निम्नलिखित लाभ हुए। पहला, ब्रिटिश व्यापारियों एवं अधिकारियों को निजी व्यापार करने पर कर से मुक्ति मिली। कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों को मिल गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने और हर्जाने के रूप में लगभग 17 लाख रुपए अदा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड की सहायता से सही उत्तर चुने। तो जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए, यानी 1 का 3, संगोली की संधि, आंग्ल नेपाल युद्ध, यांडबू की संधि, आंग्ल बर्मा, लहासा की संधि, आंग्ल तिब्बत और गंडमक की संधि, आंग्ल अफगान। संगोली की संधि 1816 ईस्वी में संपन्न। इस संधि से आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई। इस संधि में निम्न शर्तों का प्रावधान किया गया। नेपाल ने सिक्किम से अपना सभी अधिकार वापस लिया। ब्रिटिश भारत और नेपाल राज्य की सीमा निश्चित की गई। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखे जाने की अनुमति मिली। यांडबू की संधि ये 24 फरवरी 1826 को हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नानुसार थी। पहला, मणिपुर को स्वतंत्र मान लिया गया। दूसरा, टेनासिरिम और अराकान के प्रांत बर्मा सरकार ने अंग्रेजों को दे दिए। तीसरा, बर्मा सरकार ने 1 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के लिए दिए गए। नेक्स्ट है लहासा की संधि। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों और तिब्बत के बीच युद्ध की समाप्ति हुई और उसमें निम्नांकित प्रावधान किए गए। पहला, अंग्रेजों को मातुंग और गरतोक में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का अधिकार मिला। दूसरा, युद्ध की क्षतिपूर्ति हेतु तिब्बत पर 75 लाख रुपए देने का बोझ डाला गया। बाद में वो राशि घटाकर 25 लाख रुपए कर दी गई।
तीसरा, हर्जाने की राशि प्राप्त होने तक चुंबी घाटी को अंग्रेजों ने अपने पास बंधक के रूप में रखने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है गंडमक की संधि। मई 1879 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला, याकूब ने खुर्रम दर्रे पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार किया। दूसरा, अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के अमीर को 6 लाख रुपए वार्षिक देना तथा अफगानिस्तान की सुरक्षा का वचन दिया। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार करने का चार्टर प्राप्त किया। यह ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से स्थापित एक संयुक्त स्टॉक कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश व्यापार के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। यानी टॉमस रो ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पहला कथन गलत था, क्योंकि इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी रॉयल चार्टर के अनुसार की गई थी। कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को 1608 में मुगल सम्राट के दरबार में सूरत में एक फैक्ट्री माल का भंडार गृह स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजा था। शुरुआत में इसे ठुकरा दिया गया। हालांकि 1613 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी। दूसरा कथन सही है। सर टॉमस रो ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अधिक व्यापारिक अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त किए। तदनुसार अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद और भरूच में व्यापार केंद्र स्थापित किए। धीरे धीरे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे व्यापार क्षेत्र का विस्तार करने में सफल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से भी पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2। पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में स्थापित की गई थी। पहला कथन जो है गलत है, क्योंकि 1673 में वली कोंडापुरम बीजापुर सुल्तान के अधीन गवर्नर शेर खान लोदी ने मछलीपट्टनम के कारखाने के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन को बसने के लिए एक जगह दी। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में हुई थी। उसी वर्ष फ्रैंकोइस मार्टिन ने फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में कैरो का स्थान लिया। पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी शक्ति का बिंदु केंद्र था। नेक्स्ट है, ये कथन सही था दूसरा। पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री फ्रांसिस कैरो द्वारा सूरत में स्थापित की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी ने भारत के अन्य भागों में भी विशेषकर तटीय क्षेत्रों में अपने कारखाने स्थापित किए। माहे, कड़ाईकल, बालासोर और कासिम बाजार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। ये सारी जो है कालानुक्रमिक क्रम में ही है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी। 1609 विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे। 1611 कैप्टन मिडल्टन को सूरत के मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति मिली। 1613 सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्थायी कारखाना। 1615 राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में पहुँच। 1618 तक राजदूत अंतर्देशीय टोल से छूट के साथ मुक्त व्यापार की पुष्टि करने वाले 2 फरमान सम्राट और राजकुमार खुर्रम से एक एक प्राप्त करने में सफल हो गए। 1616 कंपनी ने दक्षिण में मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जोन्स आंग्ल नेपाल युद्ध। ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सारा जो है सुमेलित है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। इस युद्ध के पश्चात 1816 में सुगोली की संधि हुई थी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लीटन। ये सुमेलित नहीं है। बाकी सारा सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली सही है। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी सही है। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस सही है। यहाँ कुछ गवर्नर जनरल और वायसराय और उनके प्रमुख कार्य दिए गए हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहला है लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि लॉर्ड हेस्टिंग्स, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध एवं सुगोली की संधि लॉर्ड विलिंगटन, पूना पैक्ट लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, होम रूल लीग का गठन लॉर्ड वेबल, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। उसके बाद है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, शिक्षा पर सेटलर आयोग की नियुक्ति। अगला प्रश्न है लॉर्ड एल्गिन के बाद 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर आया। भारत में उसका कार्यकाल काफ़ी उथल पुथल रहा। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1905 में बंगाल का विभाजन था। दूसरी ओर उसने अनेक सुधारात्मक एवं विकासात्मक कार्य भी किए। निम्न में से कौन सा कार्य कर्जन द्वारा नहीं किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रिक की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन। ये कर्जन द्वारा नहीं किया गया था। कर्जन ने 1899 से 1900 ईस्वी में बंगाल में पड़े अकाल एवं सूखे की समीक्षा के लिए सर एंटनी मैकडोनेल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया। भारत में सर्वाधिक रेल लाइन का निर्माण भी कर्जन के शासनकाल में ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड लीटन। 1878 में लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया। इस एक्ट का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, राजद्रोही लेखकों को दबाना एवं ऐसा प्रयास करने जिससे समाचार पत्रों के संपादक को दंडित किया जा सके। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में इसे खत्म कर दिया था। प्रेस के विकास ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान की तथा लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। लीटन ने 1877 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। 1878 ईस्वी में उसने भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित करवाया। साहित्य के इतिहास में इसे ओवेन मेरिडेट के नाम से जाना जाता है, लीटन को। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल किया। रिपन के कार्यकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया। इस कानून के अंतर्गत जिस कारखाने में 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत हो वहां 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। इनके कार्यकाल में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव पास हुए। 4 वर्षों के कार्यकाल में इनके अन्य महत्वपूर्ण कार्य: अफगानिस्तान से संधि 1881 ईस्वी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द 1882, श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित, मैसूर के शासक को गद्दी वापसी, नियमित जनगणना की शुरुआत 1881, हंटर आयोग की नियुक्ति 1882। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन के कार्यों को देखते हुए उन्हें भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन यह समझता था कि 1836 में भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए सर्वाधिक खतरा रूसी अभिकल्पना डिजाइन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड सन 1836 में भारत का गवर्नर जनरल बना।
उसने ब्रिटिश भारत की सुरक्षा के लिए रूसी साम्राज्य को खतरे के रूप में देखा। इसी को ध्यान में रखते हुए उसने अफगानिस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप करके उसका उपयोग बफर क्षेत्र के रूप में करने का निर्णय लिया। उसने शुजा शाह को काबुल की सत्ता पर काबिज करने का प्रयास प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 किया, परंतु वह असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारत जनगणना। तो इसके लिए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। 1872 में पहली बार की गई, 1881 से नियमित रूप से की जाती रही। 1872 में जो है पहली बार लॉर्ड मेयो के समय की गई थी और 1881 से जो है नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के समय से की गई। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम कि वही है 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ और 1881 के बाद से जो है नियमित हुआ वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 1947 में स्वतंत्रता के बाद 1951 ईस्वी से जनगणना प्रति 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड विलिंगटन। और आप लोग को पता है कि गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो VVI है, वो आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है VVI है। लॉर्ड विलिंगटन ने 1933 ईस्वी के अपने पत्र में कहा था कि अगर गांधी ना होता तो ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा कि भारतीय मैदानों में बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती हैं। वहीं लॉर्ड कर्जन का कथन था कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीती गई है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36 तक जिनका शासनकाल था, उन्होंने कहा था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को बेरहमी से दबा दिया। उन्होंने कहा नहीं था, उन्होंने जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को बेरहमी से दबा दिया था। उनके दौरे में तीसरा गोलमेज सम्मेलन सविनय अवज्ञा, सांप्रदायिक पंचाट, पूना संधि, भारत का बर्मा से अलग होना आदि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वह इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया। उपरोक्त कथन किस गवर्नर जनरल के बारे में है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। कार्यकाल खत्म होने के पश्चात वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1772 से 85 तक था, पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था। इसके कार्यकाल में निम्नलिखित कार्य हुए। 1772 में बंगाल में द्वैत शासन का अंत, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, कलकत्ता में एक सरकारी टकसाल की स्थापना है। ये सभी निम्नलिखित कार्य जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है वह भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय थे। उनके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ, आज़ाद हिंद फौज की नींव, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44 तक भारत के वायसराय थे। यह 8 साल की अवधि वायसराय के रूप में उनका सबसे लंबा शासनकाल था। इस अवधि के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1935 के कुछ भाग 1937 में लागू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो इनको जो है सही कालानुक्रमिक रूप में सजाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पहले हो जाएगा वेबगत का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, उसके बाद भारत में पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन, देन वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच और लास्ट में हो जाएगा अवध का विलय। वर्ष 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प का सिद्धांत पेश किया गया था। इसका मतलब है कि किसी भी रियासत के शासक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश द्वारा शासित हैं के पास
कोई कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका राज्य ब्रिटिश द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने कथित आंतरिक कुशासन के कारण वाजिद अली शाह को पदच्युत करने का आदेश दिया। यह डलहौजी के हड़प सिद्धांत के अनुरूप था, जिसमें यदि कुशासन भी हो तो अंग्रेज किसी राज्य पर कब्जा कर लेते। फरवरी 1856 में अवध साम्राज्य पर भी कब्जा कर लिया गया था। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे का निर्माण करने का निर्णय लिया और 1853 में बॉम्बे और ठाणे के जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई। रेलवे को अक्सर ब्रिटिश शासन के तहत हुए आधुनिकीकरण के एक मार्कर के रूप में देखा गया है। 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत के लिए एक शैक्षिक प्रणाली पर एक प्रेषण तैयार किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाने वाला यह दस्तावेज भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए पहली व्यापक योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरलों द्वारा की गई कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो उसमें से पूछ रहा है कौन सा युग्म सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 युग्म सही है। तो देखते हैं इनमें से कौन से 2 युग्म सही हैं। राजा राम मोहन राय अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ एक दृढ़ योद्धा थे। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती निषेध अधिनियम पारित किया। तो इस पहला जो है विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध सही है। नेक्स्ट है, लॉर्ड एलनबरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। 1843 का भारतीय दासता अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के तहत ब्रिटिश भारत में पारित एक अधिनियम था, इसलिए कथन 2 गलत है। 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बना दिया। इसका मसौदा लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। अतः युग्म 3 भी सही है। अतः 1 और 3 सही है और 2 और 4 ये दोनों युग्म गलत थे। ठग या चोर वंशानुगत हत्यारे थे जिनका पेशा लोगों को धोखा देना और पगड़ी या रुमाल से उनका गला घोंटकर हत्या करना था, जो पूरे भारत में गिरोहों में घूमते थे। ठगों का दमन वेलेस्ली ने नहीं बल्कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अतः ये 4 युग्म क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, विलियम बेंटिक द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उन्होंने RM बर्ट के तहत उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजस्व बस्तियों का शुभारंभ किया। दूसरा, उच्च और निचली अदालतों में फारसी का स्थान स्थानीय भाषाओं ने लिया। तीसरा, उसने अपील की प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। इनमें से जो है केवल 2 नंबर ही गलत है, बाकी दोनों कथन सही हैं। उन्होंने RM बट के नियंत्रण में उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजस्व बस्तियों की भी शुरुआत की। यह बंदोबस्त 30 वर्ष की अवधि के लिए था और या तो मिट्टी जोतने वालों के साथ या भूस्वामियों के साथ किया जाता था। उन्होंने निचली अदालतों में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाएं और उच्च अदालतों में अंग्रेजी की शुरुआत की, इसलिए कथन 2 गलत था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 में गवर्नर जनरल का पद संभाला। उनके प्रशासनिक सुधार उनकी राजनीतिक परिपक्वता और बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। न्यायिक विभाग में उन्होंने कार्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपील अदालतों को समाप्त कर दिया। मुकदमों की भारी बकाया राशि के लिए वे काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे। इस कदम को निदेशकों ने तुरंत स्वीकार कर लिया क्योंकि इससे उनके खर्च में कटौती हुई। अतः कथन 3 भी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये जो कथन है पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। 1, 2, 3 सारे कथन सही हैं। जिला दीवानी अदालतें वारेन हेस्टिंग्स द्वारा बनाई गईं और कलेक्टर के अधीन रखी गईं। कॉर्नवालिस ने भारत में यूरोपीय निवासियों को स्थानीय न्यायिक प्राधिकरण के अधीन रखा। तीसरा, विलियम बेंटिक ने भारतीय कानूनों के संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिलों में क्रमशः नागरिक विवादों और आपराधिक विवादों की सुनवाई के लिए जिला दीवानी अदालतें और जिला फौजदारी अदालतें वारेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित की गई। जिला दीवानी अदालतों को कलेक्टर के अधीन रखा गया और जिला फौजदारी अदालतों को काजियों और मुफ्तियों की सहायता से एक भारतीय अधिकारी के अधीन रखा गया। ये अदालतें भी कलेक्टर के सामान्य निगरानी में थीं।
कॉर्नवालिस द्वारा लागू कॉर्नवालिस कोड ने राजस्व और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया। इसने यूरोपीय विषयों को भी स्थानीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र में ला दिया। सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए सिविल अदालतों के प्रति जवाबदेह बनाया गया। विलियम बेंटिक ने संहिताकरण के लिए लॉर्ड मैकाले के अधीन एक विधि आयोग की स्थापना की। वर्ष 1833 में इस संहिताकरण के आधार पर एक सिविल प्रक्रिया संहिता बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक और पॉइंट है इसका, एक भारतीय दंड संहिता 1860 और एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1861 में तैयार की गई। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ है हमारे गवर्नर जनरल और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण घटनाएं। पूछ रहा है इनमें से कितने युग्म गलत हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एक युग्म जो है इनमें से गलत है। तो बाकी सारे युग्मों को हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड मेटकाफ ने 1835 से 36 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1823 के अप्रिय अध्यादेश को निरस्त कर दिया और भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता की उपाधि अर्जित की। 1835 में नए प्रेस अधिनियम के तहत एक मुद्रक या प्रकाशक को किसी प्रकाशन के परिसर का सटीक विवरण देना होगा। यदि इसी तरह की घोषणा की आवश्यकता हो तो कामकाज बंद करना होगा। उदार प्रेस नीति की परिणाम समाचार पत्रों का तीव्र विकास था। इस प्रकार मेटकाफ ने भारत में प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाते हुए नया प्रेस कानून पेश किया। तो इसलिए युग्म पहला जो है सही है, लॉर्ड मेटकाफ, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने वाला नया प्रेस कानून। दूसरा देखते हैं, 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में साम्राज्य बनाने के लिए सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग किया। इस प्रणाली के तहत सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को अपने क्षेत्र के भीतर ब्रिटिश सेना की अस्थायी तैनाती स्वीकार करने और उसके रखरखाव के लिए सब्सिडी का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। भारतीय शासकों को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति के लिए सहमत होना पड़ता था और वह कंपनी से पूर्व परामर्श के बिना किसी भी यूरोपियों को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकता था। ना ही गवर्नर जनरल इसके बदले में अंग्रेजों से परामर्श किए बिना किसी अन्य भारतीय शासक के साथ युद्ध या बातचीत कर सकता था। शासक को उसके शत्रुओं से बचाएगा और सहयोगी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाएगा। इसलिए युग्म 2 भी सही सुमेलित है, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली, साम्राज्य निर्माण के लिए सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग। नेक्स्ट देखते हैं, बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गई। रॉबर्ट क्लाइव ने सरकार की दोहरी प्रणाली शुरू की, यानी 2 का शासन, जिसमें कंपनी और नवाब शामिल थे। बंगाल में दीवानी यानी राजस्व एकत्र करना और निजामत यानी पुलिस और न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए। कंपनी ने डिप्टी सूबेदार को नामित करने के अपने अधिकार के माध्यम से दीवान के रूप में दीवानी अधिकारों और निजामत अधिकारों का प्रयोग किया। कंपनी ने सम्राट से दीवानी कार्य और बंगाल के सूबेदार से निजामत कार्य प्राप्त कर लिए। नवाब शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन वह धन और बलों के लिए कंपनी पर निर्भर था, क्योंकि कंपनी ही सेना और राजस्व को नियंत्रित करती थी। इसलिए जो है जोड़ी तीसरी भी सही है। तीसरी जोड़ी थी हमारी रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल में दोहरी सरकार की शुरुआत, ये भी सही है। तो यानी जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स, एशियाटिक सोसाइटी, ये युग्म गलत है। सॉरी, एशियाटिक सोसाइटी एशिया में शिक्षा और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। इसकी स्थापना 1784 में इसके संस्थापक अध्यक्ष सर विलियम जोन्स की पहल पर की गई थी। 1984 से एशियाटिक सोसाइटी को भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की महत्वपूर्ण घटना वॉरेन हेस्टिंग्स, ना कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। यहाँ जो है करेक्ट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने 1773 से 85 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। इसलिए युग्म चौथा जो था वो गलत था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सन्यासी और फकीर विद्रोह के लक्षण है। तो ये सारे जो है लक्षण दिए गए हैं और इनमें से सही कूट का चयन करना है। तो 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं। हम देख लेते हैं इन्हें। पहला, ये विद्रोह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और सन्यासियों और फकीरों के एक समूह के बीच हुई झड़पों के श्रृंखला को निर्दिष्ट करते हैं।
दूसरा, इस विद्रोह का एक कारण तीर्थयात्रियों के मार्गों पर सन्यासियों के अबाध आवागमन पर प्रतिबंध लगाना था। तीसरा, 1773 में इस विद्रोह के दौरान वारेन हेस्टिंग्स ने एक उद्घोषणा करके सभी सन्यासियों को बंगाल और बिहार से निष्कासित कर दिया। इसके एक्सप्लेनेशन है, सन्यासी विद्रोह का मुख्य क्षेत्र बंगाल था। सन्यासी लोग तीर्थ यात्रा पर लगे करों के कारण असंतुष्ट थे। विद्रोह का नेतृत्व अर्ध सामंती लोगों के द्वारा किया गया। इसमें बेदखल किए गए किसान, सिपाही, सत्ताच्युत जमींदार और धार्मिक नेता थे। 1763 में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ और 1800 तक चला। ब्रिटिश सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा कर लगाने से सन्यासी सरकार के विरुद्ध हो गए और विद्रोह कर दिया। प्रारंभ में इसे दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूट, उद्योग धंधे व खेती की बर्बादी तथा तीर्थ यात्रा पर करारोपण ने शांत सन्यासियों को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, फिर भी विद्रोह का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्न में से कौन सा एक प्रमुख योगदान नहीं था? इनमें से कौन सा एक प्रमुख योगदान नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसने अंग्रेजी हुकूमत को आम जनता के करीब लाया। ये नहीं था, बाकी सारे पॉइंट सही हैं। इसने भारत में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की परंपरा की नींव रखी। इसने भारत की जनता में ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार किया। इसने बुद्धिजीवियों को अंग्रेजों के खिलाफ लिखने हेतु प्रेरित किया। सन्यासी विद्रोह ने भारत में अंग्रेजी हुकूमत एवं आम जनता के बीच खाई को चौड़ा किया, न कि उन्हें करीब लाया। आम जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध नफरत की भावना जगी। इस विद्रोह ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ उपन्यास भारत के क्रांतिकारियों हेतु बाइबल या गीता के समान थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 20वीं सदी के क्रांतिकारी आंदोलन का प्रेरणा स्रोत सन्यासी संघर्ष ही था। नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह के प्रमुख कारणों में निम्न में से किसी एक को शामिल नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अदालतों का सहयोगी रवैया। इसमें जो सही है, खूटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति, ये सही है। साहूकारों द्वारा मुंडाओं का शोषण सही है। धर्मांतरण, ये सारे पॉइंट सही है। मुंडा विद्रोह के प्रमुख कारणों में खूटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति, साहूकारों एवं महाजनों द्वारा मुंडाओं के जमीन पर कब्जा करना, जमींदार प्रथा के अंतर्गत बढ़ा हुआ लगान, धर्मांतरण इत्यादि प्रमुख था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इस विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह सन 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा जनजातीय जीवन शैली व सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में हस्तक्षेप करना मुंडा विद्रोह का मूल कारण था। मुंडा विद्रोह की उपलब्धियों पर विचार करें एवं कूट से सही चुनकर उत्तर दें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 3, 4। इस विद्रोह के कारण खूटकट्टी व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई। विद्रोह की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का पारित किया जाना। इस विद्रोह के फलस्वरूप जबरन बेगारी पर प्रतिबंध लागू किया गया। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुंडा विद्रोह के प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार थी। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, खूटकट्टी के अधिकारों को मान्यता, जबरन बेगार पर प्रतिबंध लगाया गया, गुमला एवं खूटी नामक 2 अनुमंडल बनाए गए, सूदखोरी को प्रतिबंधित किया गया एवं भूमि हस्तांतरण पर रोक, लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार हुआ इत्यादि। अब यहाँ प्रमुख जनजातीय विद्रोह हैं और उनके नेतृत्व करता है। इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फरियाजी क्रमशः, बाकी सारे करेक्ट हैं। कोल विद्रोह बुद्धो भगत, सावंतवादी विद्रोह फोंड सावंत, घोंडजी बाघ का विद्रोह घोंडजी बाघ। फरियाजी विद्रोह क्रमशः द्वारा नहीं बल्कि हाजी शरीयतुल्लाह के विचारों से प्रभावित था। फरियाजी आंदोलन बंगाल के फरीदपुर क्षेत्र में हुआ था। यह हाजी शरीयतुल्लाह के विचारों से प्रभावित था। इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ जाने वाले सभी सिद्धांतों और रीति रिवाजों को खत्म करके धर्म को स्वच्छ बनाना था। यह विद्रोह 1838 से 57 ईस्वी तक चलता रहा।
कालांतरण में इस संप्रदाय में अनेक समर्थक जिसे बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। घोड़जी का विद्रोह मैसूर में हुआ था। नेक्स्ट है 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 और 3। संथाल लोग निराशाजनक स्थिति में थे क्योंकि जनजातीय भूमि पट्टे पर दे दी गई थी। तीसरा, संथालों ने आवासित क्षेत्रों को अंततः संथाल परगना के नाम से जाने वाली अलग प्रशासनिक इकाइयों में संगठित कर दिया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध हुआ। यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र, जिसे दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है, के बीच सक्रिय था। सिद्धू, कान्हो, चांद एवं भैरव ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ये चारों भाई थे। 1856 ईस्वी में इस आंदोलन के दबाने के बाद अलग से एक संथाल परगना की स्थापना कर दी गई। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें से सही कथन को जो है चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी सही हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। यह एक साम्राज्यवाद विरोधी विद्रोह था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू एवं कान्हू थे। अगला प्रश्न, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 ईस्वी में संथाल परगना क्षेत्र में सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाइयों तथा इनकी 2 बहनें फूलो एवं झानो। अभी तक जो है मैक्सिमम जगह जो है सिर्फ चारों भाइयों सिद्धू, कान्हू एवं चांद एवं भैरव का नाम मिलता है, लेकिन यहाँ 2 बहनें जो है फूलो एवं झानो, इनके भी नाम दिए गए हैं। यह विद्रोह मूलतः साम्राज्यवाद विरोधी था, लेकिन यह विद्रोह वास्तव में ब्रिटिश सरकार, जमींदारों, साहूकारों आदि के विरुद्ध किया गया था। इस विद्रोह के प्रमुख कारणों में कर की अत्यधिक दर, महाजनी शोषण, भूमि का अस्थायी बंदोबस्त एवं अत्याचार आदि थे। इस विद्रोह को 1856 में सफलतापूर्वक अंग्रेजों ने दबा दिया। इस विद्रोह को संथाल हूल के नाम से भी जाना जाता है। संथाल परगना क्षेत्र वर्तमान बिहार एवं झारखंड के भागलपुर, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, जामतारा आदि जिलों के अंतर्गत आने वाले भूभाग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इनमें से जो है कौन सा कथन है सही, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। संथाल विद्रोह एक प्रमुख कारण संथालों के क्षेत्र में भूमि की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली करना। यह विद्रोह जमींदारों, साहूकारों एवं साम्राज्यवाद के विरुद्ध किया गया। इस विद्रोह को संथाल हूल के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह का एक प्रमुख कारण संथालों की भूमि का गैर आदिवासियों को हस्तांतरण भी था। संथाल विद्रोह तत्कालीन बिहार के संथाल परगना क्षेत्र में 30 जून 1855 को हुआ। इसका प्रमुख कारण भूमि की अस्थायी बंदोबस्त एवं भूमि कर की दर में वृद्धि। संथाल आदिवासियों को साहूकार एवं महाजनों द्वारा ऋण जाल में फंसाकर उनकी जमीनें हड़प ली जाती थी। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव और ये चारों भाई और बहन फूलो एवं झानो थी। विद्रोही नेताओं को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। सबसे पहले सिद्धू पकड़ा गया, जिसे 5 दिसंबर 1855 को फांसी दे दी गई। यह विद्रोह 30 जून 1855 को सिद्धू के गांव भगनाडीह से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह की उपलब्धियों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। इस विद्रोह ने आदिवासियों को जागरूक करने का कार्य किया। संथालों के लिए पृथक संथाल परगना बनाकर शांति स्थापित की। संथाल विद्रोह के बाद इस क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। संथाल विद्रोह की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को देख लेते हैं हम। पहला, आदिवासियों में जागरूकता का प्रसार, पृथक संथाल परगना का निर्माण, संथाल क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर बाहरी लोगों के प्रवेश एवं उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करना, जॉर्ज ह्यूल के नेतृत्व में नया पुलिस कानून पारित किया गया। आगे चलकर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट भी पारित की गई। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना। सूची 1 में विद्रोह और सूची 2 में उनके नेतृत्व करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 3412। भील विद्रोह
भील विद्रोह सेवराम, खासी विद्रोह राजा तीरथ सिंह, चेर विद्रोह भूषण सिंह, नागा विद्रोह रानी गेडिनल्यू। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। इधर भी विद्रोह और उनके नेतृत्व करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2413। खोंड विद्रोह चक्रविसोई, रामोसी विद्रोह चीतर सिंह, पागलपंथी विद्रोह टीपू, कूका आंदोलन भगत जवाहर मल। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 सभी। खासी विद्रोह का नेतृत्व राजा तीरथ सिंह ने किया। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय थी जिसकी स्थापना करम शाह ने की। फरियाजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था। फरियाजी आंदोलन बंगाल के फरीदपुर जिले से आरंभ हुआ। ये हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा स्थापित मुस्लिम संप्रदाय के अनुयायी थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार। इस आंदोलन ने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किराएदारों के हितों को समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बघेरा विद्रोह ओखा मंडल के बघेरों द्वारा बड़ौदा के गायकवाड़ के विरुद्ध किया गया था। दूसरा, गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में गडकरी जाति के विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ये दोनों कथन सत्य हैं, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। पॉलीगरों का विद्रोह तमिलनाडु के पॉलीगरों ने ब्रिटिश भूमि कर व्यवस्था के विरोध में पश्चिमी कट्ठा वामन के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, या पंडित कट्ठा वामन के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। उड़ीसा के पाइक जाति के लोगों ने 1817 से 25 ईस्वी के दौरान बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध पाइक विद्रोह किया था। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, तो कौन सा कथन सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केवल 2 और 3। इन लोगों ने अपने सरदार चीतर सिंह के नेतृत्व में 1822 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। विद्रोह के दौरान इन लोगों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट को अंजाम दिया। रामोसी पश्चिम घाट में रहने वाली एक आदिम जनजाति थी। ये लोग अंग्रेजी शासन से बहुत असंतुष्ट थे। इस कारण इन लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने सरदार चीतर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। इसी प्रकार सितंबर 1839 में सतारा के राजा प्रताप सिंह के सिंहासनच्युत तथा देश निष्कासन से प्रदेश में असंतोष उत्पन्न हुआ। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्ना भाव के कारण इन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। 1840 से 41 में विस्तृत दंगे हुए। नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने बहुत से सैनिक एकत्रित कर बादामी के दुर्ग को जीत लिया तथा उस पर सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया। अगला क्वेश्चन है गडकरी विद्रोह के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये जो है गलत है, बाकी सारे सही है। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। गडकरी लोग मराठों के किलों में कार्यरत वंशानुगत सैनिक थे। गडकरियों ने समनगढ़ एवं भूदरगढ़ के किलों को जीत लिया था। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने किया था। बाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया और किलों को फिर से प्राप्त कर लिया। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है इनमें से असत्य कथन का पहचान करें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सामंतवादी विद्रोह का नेता गोंडजी बाग थे, ये गलत है, बाकी सारे सही है। बघेरा विद्रोह पश्चिमी भारत में हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने सरदार चीतर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। गडकरी विद्रोह का नेता गोंडजी बाग था। सामंतवादी विद्रोह का नेतृत्व मराठा सरदार फोंड सावंत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किट्टूर विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, तो इसमें से जो है पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 4। ये चारों जो है सही है। पहला, वर्तमान कर्नाटक राज्य के अंतर्गत किट्टूर नामक एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। दूसरा, किट्टूर रियासत की शासक रानी चेन्नम्मा थी। तीसरा, चेन्नम्मा के पति एवं बेटे के मृत्यु के बाद राज्य की हड़प नीति के तहत किट्टूर को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था। चौथा, किट्टूर को हड़पने के कारण वहाँ की रानी चेन्नम्मा ने 1824 में विद्रोह कर दिया था।
इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। किट्टूर विद्रोह के संबंध में सभी कथन सत्य थे। अपने पति एवं बेटे की मृत्यु के बाद रानी चेन्नम्मा ने शिवलिंगप्पा को गोद लिया था। रानी ने किट्टूर को हड़प नीति के अंतर्गत राज्य को नहीं हड़पने के लिए बम्बई प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर एल्फिंस्टन को पत्र भेजा था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। फलस्वरूप 1824 ईस्वी में अंग्रेज सेना एवं रानी चेन्नम्मा की सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंततः अंग्रेज विजयी हुए। रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर बेलहोंगल के किले में कैद कर दिया गया, जहां 2 फरवरी 1829 को उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाली भारत की पहली महिला शासिका थी। युद्ध में रानी के प्रमुख सहयोगी संगोली रैयन्ना और गुरु सिद्दप्पा थे। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उन्हें रानी की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है दीवान वेलुथम्पी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 सभी कथन सत्य हैं। पहला, वेलुथम्पी त्रावणकोर के रियासत के दीवान थे। दूसरा, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सहायक संधि विवाद को लेकर विद्रोह किया था। तीसरा, इस विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों ने एक बड़ी सैनिक टुकड़ी का सहयोग लेना पड़ा था। 1805 ईस्वी में त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का कारण सहायक संधि को लेकर विवाद था। 1857 के पूर्व विद्रोह में त्रावणकोर का विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह था जिसे राष्ट्रीय संघर्ष का दर्जा दिया गया। त्रावणकोर प्रारंभ में ब्रिटिश शासन का मित्र राज्य था तथा इसने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के विरुद्ध ब्रिटिश कंपनी का सहयोग किया, लेकिन कंपनी के साम्राज्य विस्तार की नीति को देखते हुए यहाँ के दीवान वेलुथम्पी ने 1805 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह से उत्तर भारत भी अछूता नहीं रहा। वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 1824 में सशस्त्र विद्रोह भड़क गया था। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। पॉलीगारों का विद्रोह वर्तमान भारत के किस राज्य में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। पॉलीगार का विद्रोह तमिलनाडु राज्य में हुआ था। यह विद्रोह भारत के पूर्व तिरुनेलवेली साम्राज्य के पॉलीगर्स एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बलों के बीच 1799 से 1801 में हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व वीर पी काटावामन ने किया। यह विद्रोह ब्रिटिश भूमिकर व्यवस्था के विरोध में हुआ था। अगला प्रश्न है 1844 ईस्वी में सूरत में नमक आंदोलन होने का निम्न में से कौन एक सही कारण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नमक कर में वृद्धि करने के कारण। 1844 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा नमक के कर को 1/2 रुपीज़ प्रति मन से लगाकर 1 रुपीज़ प्रति मन कर दिया गया, जिसके कारण सूरत के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अत्यधिक विरोध के कारण अंग्रेजों ने नमक बनाने पर बढ़ाए गए कर को वापस ले लिया। इसी प्रकार 1848 में सरकार ने एक मानक नाप तोल लागू किया, जिसे लोग विद्रोह के कारण वापस ले लिया गया। नेक्स्ट है पाइक विद्रोह से संबंधित कथनों में से कौन सा असत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। पाइक अपनी सैन्य सेवाओं के बदले नकद वेतन प्राप्त करते थे, ये गलत है, बाकी सही है। पाइक ओडिशा के परंपरागत पैदल सैनिक थे। इस विद्रोह में पाइकों का नेतृत्व जगबंधु ने किया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पाइक अपनी सैन्य सेवाओं के लिए लगान मुक्त जमीन प्राप्त करते थे, ना कि नकद पैसे, तथा वंशानुगत आधार पर इस कार्य को करते थे। अंग्रेजी कंपनी द्वारा 1803 में ओडिशा पर विजय प्राप्त की गई और खुर्दा के राजा को सिंहासन से हटाने के कारण पाइकों ने सम्मान एवं शक्ति में बेहद कमी आई। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करें, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इन्हें हम लोग देख लेते हैं। कोई भी असत्य नहीं है। ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ आदिवासियों को संगठित करने के लिए सीताराम राजू ने मान्याम क्षेत्र का व्यापक दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र के आदिवासियों को दमनकारी मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। सीताराम राजू को विद्रोह के दौरान एहसास हुआ कि भारी हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना का मुकाबला नहीं किया जा सकता, अतः उन्होंने पुलिस से ब्रिटिश हथियार छीनने के लिए 22 अगस्त 1922 को विशाखापत्तनम एजेंसी क्षेत्र में चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन पर हमला किया।
ब्रिटिश सरकार द्वारा सीताराम राजू को पकड़कर 7 मई 1924 को शहीद कर दिया गया। सीताराम राजू एक दुर्जय गुरिल्ला रणनीतिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। खून विद्रोह का प्रमुख कारण मानव बलि को प्रतिबंधित करना था। खून विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिश्नोई ने किया था। खोंड मध्य भारत की एक जनजाति है। इसमें मानव बलि को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित करने के कारण, नए कर लगाने के कारण और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1837 से 56 तक विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेता चक्र बिश्नोई था। बाद में राधा कृष्ण दंड सेन के नेतृत्व में सवाड़ा एवं अन्य जनजातियां भी इस विद्रोह में शामिल हो गए। नेक्स्ट है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड। भारत की स्वतंत्रता के लिए रानी गेडेनल्यू नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया, जिसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। रानी गेडेनल्यू ने अपने नागा साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया था। 1932 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 14 वर्ष जेल में व्यतीत करने पड़े। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें नागाओं की रानी कहकर पुकारा और 1982 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, भारत के जनजातीय विद्रोहों एवं संबंधित प्रमुख क्षेत्रों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पोलीगारों का विद्रोह महाराष्ट्र। ये गलत है, बाकी सारे जो है सही हैं। पोलीगारों का विद्रोह महाराष्ट्र में नहीं बल्कि तमिलनाडु में हुआ था। पाइक विद्रोह उड़ीसा सही है। कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश सही है। दीवान वेलुथम्पी विद्रोह मैसूर सही है। कुछ अन्य विद्रोह को देख लेते हैं हम। बघेरा विद्रोह गुजरात, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, किट्टूर विद्रोह कर्नाटक, गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र, फरियाजी विद्रोह बंगाल। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा परफेक्शन आईएएस का डे 1 का डाटा यहीं कवर होता है। अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आप बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे जो भी एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस सेट्स हैं या फिर जो भी उससे रिलेटेड बुक्स डाटा जो भी मिल पा रहे हैं वो सभी अपने चैनल पे कंटिन्यू डालते रहें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।